जानते हैं कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था चैप्टर 5। आज लेक्चर नंबर 1 कल मेरा हो चुका था फ्रेंड्स। आज आ चुका है लेक्चर नंबर 2 और इसी के साथ आप लोगों को विद्या ग्रुप ऑफ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं न्यूलैंड के लॉ को डिस्कस करूँगा। उसने क्या लॉ दिया था, उसने कैसे बताया था। तो आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए ये सब हो चुका है, ये भी हो चुका। हाँ ये देखिए यहाँ तक जहाँ तक टिक लगा हुआ है यहाँ तक ये हो चुका है हमारा, यहाँ तक ये हो चुका है। ये सब हम लोगों ने पढ़ चुका है, ये सब पढ़ चुका है हम लोग। ये एल्कली मेटल पढ़ चुके हैं, ये एल्कली अर्थ मेटल पढ़ चुके हैं, ये हेलोजन ग्रुप वाला जो मेटल है वो सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ये सब हो चुका है न्यूलैंड के बारे में। हाँ देखिए मैंने इसे थोड़ा हाईलाइट भी किया है, आप लोग को अगर दिख रहा हो तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जैसा न्यूलैंड का लॉ क्या था, बेसिकली यहाँ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि न्यूलैंड ने ऐसा क्या कहा था, ऐसा क्या किया था जो उसका लॉ इतना फेमस हो गया था। तो एक्चुअली न्यूलैंड जब देखिए यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी की बुक में, द एटम्स ऑफ डेवोनियर इनकरेज्ड अदर केमिस्ट टू को रिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद देयर एटमिक मासेस। इन 1866 John Newlands, an English scientist, arranged the then known elements in order of increasing atomic masses. He started with the elements having lowest atomic mass, hydrogen, and ended at thorium. बेसिकली इसमें आप लोगों को इतना इंग्लिश पढ़ा होगा तो आप लोगों को बहुत सारे, जिस बच्चे का इंग्लिश थोड़ा पुअर होता है वो समझ नहीं पाते हैं। मैं आप लोगों को इसको इजी आइटम में समझाता हूँ। बेसिकली जब डेवोनियर ने अपने आप को, जब उन्होंने एलिमेंट को क्लासीफाई किया, हालांकि सबसे पहले किसने किया था, मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि सबसे पहले जिन्होंने किया था उनका नाम था लेवोंसियर। उन्होंने क्या किया था, सारे एलिमेंट्स को 2 ग्रुप में बता दिया था, मेटल और नॉन मेटल। फिर लेवोंसियर के बाद कौन आए थे, लेवोंसियर के बाद आए थे डेवोनियर। डेवोनियर ने क्या किया था, एलिमेंट को क्लासीफाई किया, एलिमेंट का ग्रुप बनाया था। उन्होंने अपना एक लॉ दिया था, उस लॉ का नाम क्या था आप लोग जानते ही हैं, उस लॉ का नाम ट्रेड्स था, डेवोनियर लॉ ऑफ ट्रेड, जिसमें उन्होंने 3 ग्रुप बनाए थे। पहला ग्रुप का नाम क्या था, यहाँ आप लोग देखिए, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ ये देख रहे हैं, ये आपका पहला ग्रुप, ये आपका दूसरा ग्रुप और ये आपका तीसरा ग्रुप, आप लोग देख रहे हैं। तो ये 3 ग्रुप उन्होंने दिया था और इन 3 ग्रुप के बेसिस पे एलिमेंट को क्लासिफाई किया था। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि ये न्यूलैंड का क्या फंडा था, ये न्यूलैंड क्या कहता है। तो न्यूलैंड ने ये कहा था कि न्यूलैंड ने सोचा कि जब डेवोनियर को इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है, उसको इतना पॉपुलैरिटी मिल सकता है, तो हम क्यों उस रेस में फीचर हैं। सो इसने भी एलिमेंट की पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो इसने उस समय के जितने भी एलिमेंट्स थे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उस समय जो था 56 एलिमेंट्स था। 56 यहाँ आप देख रहे हैं, ये 56, उस समय कितने एलिमेंट्स थे, 56 एलिमेंट वेयर नोन, 56 एलिमेंट्स, ओके, 56 एलिमेंट उस समय नोन थे, ठीक है। तो आप अगर 56 एलिमेंट नोन थे तो उसने 56 एलिमेंट के जैसे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास जो होता है उसके बेसिस पे उसने रख दिया था। मतलब आप नहीं समझे, अब मैं समझाता हूँ। जैसे कि मानिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो उसको पहला स्थान दिया। फिर हाइड्रोजन के बाद कौन आता है, हीलियम का तो उस समय खोज ही नहीं हुआ था, तो समझ लीजिए कि ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। तो उसने ऐसे करके लोग चीज़ों को अरेंज किया था। तो उसका ये कहना था कि आप लोग सभी लोग ये नोट्स तो जानते ही होंगे, म्यूजिकल नोट्स नहीं जानते हैं, मैं बताता हूँ। जैसे ये सा, एक सेकेंड, सा रे, सा रे गा मा प ध नी सा, ये सब तो आप जानते ही होंगे। तो इसी में आप इसको अगर देखेंगे, अगर आप इसको देखते हैं तो सा रे गा मा प ध नी सा, आफ्टर 8 टर्म्स के बाद वो सा रिपीट होता है। तो जैसे सा जो पहला आया वही लास्ट में भी सा आया, अगर आप इस म्यूजिकल नोट्स को देखें। तो उसी बेसिस पे न्यूलैंड ने दिया था कि जो पहला एलिमेंट का प्रॉपर्टी है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे, जो इस एलिमेंट को पहला रखे हैं, अगर उससे हम 8वें एलिमेंट पर जाते हैं तो उसका और 8वां वाला का सेम आएगा, ठीक है। तो ये दिया गया था न्यूलैंड ने अपना लॉ में ये कहा था। इसी को कहते हैं, और ये इंग्लिश में इस म्यूजिकल नोट्स को क्या कहते जानते हैं, ऑक्टोपस। इसी लॉ को कहते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टोपस। सो इस लॉ को न्यूलैंड ने दिया था, बट इसकी बहुत सारी डिमेरिट्स थे। जैसा कि जानते हैं हम लोग,
इसकी बहुत सारी डीमेरिट्स थे। तो आज हम उन डीमेरिट्स को भी देंगे। अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट था, और ये न्यूलैंड के दिए हुए, न्यूलैंड ने जो अपना लॉ दिया था वो थोड़ा सा डेवोनियर के लॉ से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था, वो ज़्यादा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहा था उस समय के लोगों को। तो कुछ समय तक ये लॉ भी चला था, कुछ समय तक इसे भी बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी। बट उसके दिए देखिए, आप उसका टेबल देख रहे हैं, तो इसमें उसने कहा था, ये जैसे न्यूलैंड का यही वो टेबल वो दिया था, तो इसमें देखिए आप हाइड्रोजन के बाद 8 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, एक देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8वां वाला सेम है। फिर यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये 8। तो ये बोला था कि इन सभी की प्रॉपर्टी जो होगी, इन सभी की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी, इन सभी की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी जो 8 में, तो इसने इसको रखा था। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, होपफुली आप लोग समझ, ये सभी इन सभी की प्रॉपर्टी सेम होगी, इन सभी की प्रॉपर्टी सेम होगी, इन सभी की जो इस ग्रुप में है इन सभी की प्रॉपर्टी सेम होगी, जो यहाँ है उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, जो यहाँ है उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। बट इसके बहुत सारे डीमेरिट्स भी थे। आज हम वो डीमेरिट देखिए, यहाँ वही लिखा हुआ है, द इंडियन सिस्टम ऑफ म्यूजिक देयर आर 7 म्यूजिकल नोट्स इन अ स्केल सा रे गा मा पा धा नी सा Spadhani. In the West, they use the notation do, le, mi, fa, sa, la, ti. ठीक है, तो ये आप लोगों को म्यूजिकल नोट्स से बताया गया है, इसी बेसिस पे उसने अपना लॉ दिया था। यहाँ देखिए आप लिमिटेशन, यहाँ आप देख रहे हो, ये पहला लिमिटेशन है, ये दूसरा लिमिटेशन और ये तीसरा लिमिटेशन। तो पहला लिमिटेशन क्या कहता है कि जो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टोपस था वो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। नहीं समझे, आप समझेंगे, कैल्शियम तक का ही एप्लीकेबल का मतलब ये है कि वो जो लॉ था वो कैल्शियम तक ही वो उसका वैलिड था। उस लॉ की वैलिडिटी, जैसे एलिमेंट को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफाई किया, एलिमेंट को सजाया, तो वो जो एलिमेंट था वो कैल्शियम के ही कैल्शियम तक ही उसको ये किया जा रहा था, वो कैल्शियम तक ही उसका एप्लीकेबल था। अगर कैल्शियम के बाद हम जाते थे तो वो लॉ इनवैलिड हो जाता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद 8वां आने वाला एलिमेंट कैल्शियम की प्रॉपर्टी को कैरी नहीं करता था, इसलिए उसका लॉ, पहला उसकी लिमिटेशन ये था। दूसरा लिमिटेशन कहता है कि न्यूलैंड ने एक भविष्यवाणी कर दी थी। न्यूलैंड ने अपने आप को मतलब साबित करने के लिए, अपने द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन को प्रूफ करने के लिए, एक जिसको हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट कहा जाता है, जिसको अपने मन से दिया हुआ स्टेटमेंट जो कहा जाता है, वो न्यूलैंड ने दे दिया था। उसके ऑन द बेसिस ऑफ हिज हाइपोथेटिकल assumption और hypothetical statement, he says that only 56 element existed in the nature। मतलब वो कहा था कि 56 एलिमेंट्स ही हैं इस दुनिया में, ना तो इससे ज़्यादा कभी होगा, और मतलब फ्यूचर में और इससे ज़्यादा एलिमेंट्स का डिस्कवरी नहीं होगा। बट आज हम लोग जानते हैं कि आज हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, और ये कोई नहीं जानता है कि आगे इतने ही रहेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, आगे भी डिस्कवरीज हो सकती है, हम लोग के फ्यूचर में डिस्कवरीज हो सकती है। सो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये तो उसका ऑलरेडी फेल हो गया है, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था 56 एलिमेंट, क्योंकि आज हम लोग, ये उस समय में दिया था, आज हम लोग इस ज़माने में हैं, आज हम लोग 21वीं सदी में हैं, आज हम ये जान रहे हैं कि इसका तो ये ऑलरेडी फेल हो चुका है, क्योंकि आज हम लोग के पास नोन है कि आज कितने एलिमेंट्स हम लोग के पास है, 118 एलिमेंट्स हम लोग के पास है। तो ये तो ऑलरेडी फेल हो गया। किसी के बारे में आप पता चले या ना चले, लेकिन ये सबसे ईजी है, ये तो लिमिटेशन आँख के सामने एकदम दूध की दूध और पानी की पानी तरह। फिर उसके बाद उसने कहा था इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इनटू हिज टेबल। न्यूलैंड ने मतलब सारी कसर कर दी थी अपने क्लासिफिकेशन को, दिए गए अपने क्लासिफिकेशन को प्रूफ करने के लिए, एकदम अपना क्या कहते हैं उसको, वर्चस्व साबित करने के लिए उसने क्या किया था कि एक बॉक्स में 2 एलिमेंट को रख दिया था जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के नहीं थे। जैसे कोबाल्ट एंड निकेल को उसने एक सेम स्लॉट में रख दिया था, उसको सेम बॉक्स में रख दिया था, और उन दोनों को, कोबाल्ट निकेल को क्या किया था, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड ब्रोमीन जो कि हैलोजन ग्रुप के मेटल्स हैं उनके साथ प्लेस कर दिया था। क्या कोबाल्ट और निकेल का प्रॉपर्टी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन इन सब की प्रॉपर्टी की तरह होती है? बिल्कुल नहीं। ये तो सब जानते हैं कि कोबाल्ट और निकेल की प्रॉपर्टी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की तरह नहीं होती है। अगर हम देखें, और आयरन जो होता है वो कोबाल्ट और निकेल को मतलब कि रिजेंबल करता है, कोबाल्ट और निकेल की प्रॉपर्टी को वो रखता है, आयरन रिजेंबल करता है कोबाल्ट और निकेल की प्रॉपर्टी को, आयरन को बहुत दूर रख दिया गया था।
तो इन सब कारणों से उनका जो उनके द्वारा जो दिया गया लॉ था, उनके जो द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन थे, वो ड्रॉबैक्स में आ गए, वो फेल कर गए। वो लोगों को मोर मतलब डील नहीं, वो लोगों को ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाए, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि मतलब कि जैसे जैसे पीपल डिस्कवर, जैसे जैसे पीपल की नॉलेज बढ़ रही थी, उस ज़माने के लोगों की नॉलेज बढ़ रही थी, उन लोगों का अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ रहा था, तो वो देखते हैं कि अरे इसमें तो बहुत सारी खामियां हैं, खामियां को ही लिमिटेशन, ड्रॉबैक, एनोमलीज जो भी आप कहें ये सब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में आप ये स्टेटमेंट देख रहे होंगे, मैं इसको अंडरलाइन आपके लिए कह सकता हूँ, क्योंकि आप ये एक लाइन का भी स्टेटमेंट अगर 1 मार्क्स में पूछता है कि आप बताइए, अगर मान लीजिए 3 मार्क्स में आता है कि आप लिमिटेशन बताइए, हालांकि ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है तो इसमें बहुत गारंटी है कि आती है। तो अगर आपसे पूछता है कि आप बताइए लिमिटेशन, वाई द न्यूलैंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज नॉट एप्लीकेबल, तो आपको इसमें अगर आप छोटा सा लिखना चाहते हैं, जैसे 3 नंबर का आता है या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये एक पॉइंट तो लिख देंगे। इसमें आपको एक सिंपल सा लाइन लिखना है कि ये एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि कैल्शियम के बाद जो लॉ ऑफ ऑक्टोपस था वो एप्लीकेबल नहीं था। बस एक लाइन का आंसर हो गया। इसमें आपको लिखना है कि उसके द्वारा एक भविष्यवाणी कर दिया गया था, वो प्रिडिक्ट कर दिया था कि ओनली 56 एलिमेंट है, लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि 118 एलिमेंट है। ये दूसरा लाइन हो गया। और ये तीसरा लाइन में आप ये लिख दीजिएगा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टोपस वर्क वेल विद लाइटर एलिमेंट ओनली। आप देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन है, ये यहाँ एक क्वेश्चन है, ये यहाँ एक क्वेश्चन है, देख ही पा रहे होंगे आप लोग, ये 3 क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में करके बताइए। हालांकि देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों को अभी मैंने पढ़ाया वो आ गया है, देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन बॉक्स में, आप देखिए अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो क्वेश्चन आ गया, व्हाट वेयर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टोपस, आ गया ना। इसलिए कहते हैं आप लोगों को बहुत ध्यान देना है, एकदम केयर से पढ़ना है। यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन है इसके ऊपर, व्हाट वेयर द लिमिटेशंस ऑफ डेवोनियस क्लासिफिकेशन। अब मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या है। जो पहले कमेंट, जो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कमेंट में, मैं उनका नाम अगले वीडियो में लूँगा। सो क्या क्या खामियां थी, एक लाइन में बताना है आप लोगों को, क्योंकि वो फ्यूचर में जो एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे उनको उन्होंने अपने न्यूलैंड डेवोनियन लॉ ऑफ ट्रेड के माध्यम से अरेंज नहीं कर पाए थे, क्लासीफाई नहीं कर पाए थे। यही लिमिटेशन था डेवोनियर का। अब ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आप लोगों को होमवर्क में करना है। आप लोग चाहे तो इसे कमेंट में भी इसका आंसर भेज सकते हैं। डिड डेवोनियर स्टेट आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टोपस, कंपेयर एंड फाइंड आउट। ये बहुत, हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लिख सकते हैं इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है। ठीक है, ये बहुत जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको उस अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा, आज मैं ये वीडियो को थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा, लेकिन मैं मेंडलीव के द्वारा जो पीरियोडिक टेबल दिया गया था उसे मैं आज पूरी तरह डील नहीं करूँगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा मेंडलीव के बारे में बता देता हूँ। हालाँकि ये जो आप मेंडलीव का जो ये देख रहे हैं, बायोग्राफी जो देख रहे हैं, इससे क्वेश्चंस तो नहीं आते, जितने भी ऐसे बॉक्स हैं उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन वो आपको फर्दर पढ़ाई, जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वो आपको मदद करेगी। तो ये सबको आपको छोड़ना नहीं, ये सबको पढ़ना है। तो बेसिकली मेंडलीव जो थे वो रशियन थे, रशियन साइंटिस्ट थे। यहाँ लिखा हुआ भी है, मेंडलीव वॉज बॉर्न इन वेस्टर्न साइबेरिया, रशिया ऑन 8 फरवरी 1834 आफ्टर हिज अर्लियर एजुकेशन। मेंडलीव, मतलब कि इन्होंने इनकी जर्नी लिखी हुई है यहाँ पे, या आप लोग बस एक बार रीड कर लीजिएगा, मैंने भी बस एक रीड किया था। बट इनके द्वारा दिया गया पीरियोडिक टेबल, इनके द्वारा दिया गया पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक जो आज हम लोग जानते हैं उसका बेसिस बना। इनके द्वारा दिए गए काम, इनके द्वारा किए गए कार्य, जो इनका लॉ था, इसीलिए इनको सम्मान देने के लिए अगर आप पीरियोडिक टेबल अगर देखते हैं तो इनके नाम का एक एलिमेंट है मेंडलियम, एक एलिमेंट है, इनके नाम पे एक एलिमेंट का नाम रखा गया इनको सम्मान देने के लिए, इनकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। सो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। मैंने इनके बारे में थोड़ा आप लोगों को बता दिया है कि ये रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक पीरियोडिक लॉ दिया था, लेकिन वो भी एटॉमिक मास के बेसिस पे दिया था। लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक लॉ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है, तो इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे दिया था मेंडलीव के बारे में हम और डिटेल से पढ़ेंगे, इनके सारे लिमिटेशन के जो इनके टेबल के एडवांटेजेस थे। और मेंडलीव के बारे में एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता दूं कि ये वो पहले इंसान थे, मेंडलीव वॉज द फर्स्ट पर्सन
जिन्होंने पीरियोडिक टेबल मैंने 2 बार इसलिए नाम लिया क्योंकि पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। पीरियोडिक टेबल का एक मतलब उद्घाटन किया था, शुरुआत किया था अगर आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले प्रपोज किया था, तो आप लोग क्या लिखेंगे? मेंडलीफ ही थे जो पीरियोडिक टेबल को प्रपोज किए थे। किसके फॉर्म में? वो कार्ड वार्ड के फॉर्म में किए थे, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा। सो थैंक यू, एक सेकेंड मैं लिख दूँ इसे, थैंक यू फॉर एक सेकेंड, हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू, और मन लगा के पढ़ाई करें।